Assalamualaikum viewers. As you know that we have started a series of lectures on second year organic chemistry, and in this aspect now we have started the chapter number 8, that is the second chapter of second year organic chemistry named as aliphatic hydrocarbon. इस चैप्टर के ऊपर इससे पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने इसके इनिशियल टॉपिक्स जो हैं उनको डीपली डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो आर्टिकल हम स्टडी करेंगे, दैट इज अल्केन्स और पैराफिन। इस आर्टिकल के ऊपर हम एक वीडियो इससे पहले बना चुके हैं जिसमें हमने इसका जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगी रिएक्टिविटी, रिएक्शंस एंड यूजेस ऑफ अल्केन्स। इस वीडियो में हम अल्केन्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे कि वो कितने रिएक्टिव हैं, रिएक्ट करते हैं, नहीं करते, करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते, और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो अल्केन्स दे सकते हैं। और एट द एंड जो है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ अल्केन्स। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का जो दूसरा नाम है हमारे पास दैट इज पैराफिन। पैराफिन जो है इसका अगर लैटिन मीनिंग देखा जाए तो इसका लैटिन मतलब बनता है लेस एफिनिटी, लेस रिएक्टिव। सो इसके नाम से ही जाहिर है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। सो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन जो है अल्केन्स और पैराफिन जो है दैट आर इनर टुवर्ड्स द एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। एसिड हो गए, अल्कलीज हो गई, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन जो है ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करती। अब क्यों नहीं करती, इसकी 2 रीजन है हमारे पास। अनरिएक्टिविटी जो अल्केन्स की है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं 2 रीजंस की बेस पे। पहली रीजन क्या है, नॉन पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की जो है वो नॉन पोलर नेचर, जो अल्केन्स के अंदर बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी नॉन पोलर नेचर है। और दूसरी रीजन जो है वो हमारे पास क्या है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की जो इनर्टनेस है वो भी इसकी एक रीजन है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन पोलर नेचर को। नॉन पोलर नेचर को अगर हम डिस्कस करें तो हमें पता है कि पोलर बॉन्ड तब बनता है जब उनके दरमियान कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक एक्सेप्टेबल डिफरेंस हो। सो हमें पता है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है दैट इज 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है 2.1। सो यहाँ पे कोई इतना खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो इस डिफरेंस ना होने की वजह से ये जो है बॉन्ड जो है वहाँ पे क्या होता है, नॉन पोलर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है दैट इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एटम्स। और इस वजह से जो आयनिक रीजन्स होते हैं जैसे एसिड हो गया, अल्कली हो गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह हो गए, उनको कोई ना कोई भी वहाँ पे रिएक्टिव साइड नहीं मिलती। रिएक्टिव साइड ना मिलने की वजह से ये अल्केन्स जो है दैट आर इनर्ट टुवर्ड्स द एसिड, अल्कलीज और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो यहाँ तक बात होगी नॉन पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड की। अब बात करते हैं इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड की जो इनर्टनेस है, हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो उस वजह से सिग्मा बॉन्ड वहाँ पे बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड एक तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है और दूसरा ये होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होता है कि द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियाई एट द सेम टाइम। जब वो 2 न्यूक्लियाई के जेर असर होगा सेम टाइम तो वो बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड हो जाएगा। जिस तरह से ये इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। जब वो हेड टू हेड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है उसके मिडल के अंदर जो है वहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग पेयर है जो शेयर्ड हुआ है दोनों एटम्स का। तो जब वो दोनों एटम का बॉन्डिंग पेयर वहाँ पे शेयर हुआ है तो शेयर होने के बाद वो दोनों न्यूक्लियाई के ज़ेरे असर है। जब वो दोनों न्यूक्लियाई के ज़ेरे असर होगा तो अब उसके ऊपर क्या होगा कि डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे प्रेजेंट है। जब डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होगी तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड हो जाएगा बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसे ब्रेक करने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सिग्मा बॉन्ड के अंदर वो ना तो अटैक खुद से अटैक कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड हो जाते हैं, और कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसके ऊपर अटैक करने के काबिल नहीं होता क्योंकि वो बहुत इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स वाई ये जो है अल्केन्स आर इनर टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द रिएक्टिव एजेंट्स। हाउएवर बहुत ज़्यादा सुइटेबल कंडीशंस के अंदर, कोई खास कंडीशंस के अंदर ये कुछ रिएक्शंस देते भी हैं। वो कौन से रिएक्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गए,
और थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन ये दे भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुइटेबल कंडीशंस इनको देनी पड़ती हैं, यानी एक ख़ास इन्वायरमेंट जो है वो इनको प्रोवाइड करेंगे तब जाके ये रिएक्ट करेंगे। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये रिएक्ट नहीं करते। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर होते हैं, और बाज़ औक़ात इन्हें लाइट की अब्जॉर्बेंस चाहिए होती है। डिफरेंट कंडीशंस जो हैं ये इन्हें रिक्वायर्ड होती हैं टू गिव द रिएक्शंस। अब देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं, फिर उसके साथ साथ उसकी जो कंडीशंस हैं डिफरेंट जो जो उसे रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी वहाँ पे हम साथ ही साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो अल्केन्स जो रिएक्शंस देते हैं वो होते हैं हमारे पास कंबस्टन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन। ये 4 तरह के जो रिएक्शंस हैं ये अल्केन्स देते हैं। अब इन चारों रिएक्शंस को जो है वो अलग-अलग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और इनकी जो कंडीशंस हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है और जो जो इनकी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनती है, उनको भी हम यहाँ पे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंबस्टन। कंबस्टन क्या होती है? किसी भी चीज़ को जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंबस्टन। जब अल्केन को बर्न करेंगे तो वो क्या होगी? कंबस्टन ऑफ अल्केन। और इसी तरह से कोई दूसरी चीज़ जो है हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे दैट विल बी नेम्ड एज कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो किसी भी चीज़ को जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर जब उसको बर्न करते हैं दैट इज नेम्ड एज कंबस्टन। ये है हमारे पास एग्जांपल जिसमें हमने मीथेन को एज एग्जांपल लिया है, दैट इज द सिंपलेस्ट एल्केन। जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है बाय फ्लेम, बर्न होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली बात जो है कि कंबस्टन की हमेशा जो फाइनल प्रोडक्ट होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन कंप्लीट कंबस्टन की, इनकम्प्लीट कंबस्टन की प्रोडक्ट ये नहीं होती। कंप्लीट कंबस्टन जब भी किसी भी चीज़ की होगी तो उसकी वो क्या होगी, उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आएगी एट द एंड वो क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है इसको नाम दिया जाता है हीट ऑफ कंबस्टन का। हीट ऑफ कंबस्टन क्या होती है? उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है ये है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड द हीट ऑफ कंबस्टन। फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है इसके अंदर 891 किलोजॉल पर मोल जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है दैट इज कॉल्ड द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ मीथेन। और इसी तरह से इथेन की कुछ और होगी, प्रोपेन की कुछ और होगी। जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे हीट ऑफ कंबस्टन भी इंक्रीज करती जाती है। सो ये हो गई कंबस्टन हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके कंबस्टन के कुछ यूजेस हैं। कंबस्टन जो है दैट इज़ अ वेरी यूजफुल रिएक्शन। इसको हम बहुत सारी डेली लाइफ में भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जिस तरह से फॉर कुकिंग और फॉर डिफरेंट किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए हम यूजुअली कंबस्टन रिएक्शन को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसमें कोई ना कोई जो है वो हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे जो यूज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज कंबस्टन जो होती है ऑटोमोबाइल के इंजन्स के अंदर। कंबस्टन इज अ मेजर रिएक्शन अकरिंग इन द इंटरनल कंबस्टन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन्स। तो ऑटोमोबाइल्स के इंजन के अंदर जब कंबस्टन होती है तो उसकी वजह से वहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी की बेस पे ही जो ऑटोमोबाइल है वो मूव कर रही होती है। कंप्रेस मिक्सचर जो होता है अल्केन का और एयर का वो वहाँ पे ऑटोमोबाइल के इंजन के अंदर जो है वो वहाँ पे बर्न होता है, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी एनर्जी को इंजन यूज़ करते हुए जो ऑटोमोबाइल होती है उसको रन कर रहा हो। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो है वो 3 तरह से हो सकता है। 3 इसकी मेन बेसिस होती हैं। वो क्या होती हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी होगी तो वो क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो है, ऑक्सीडेशन अल्केन्स जो है वो 2 तरह से देते हैं। एक होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और दूसरी होती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब दोनों जो ऑक्सीडेशंस हैं उनको अलग-अलग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इज अ ऑक्सीडेशन दैट अकर्स इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन में जब ऑक्सीडेशन होगी तो हम उसको नाम देंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का, क्योंकि ये वहाँ पे कम्प्लीटली जो प्रोडक्ट हमें रिक्वायर्ड होती है वो वहाँ पे जनरेट नहीं कर रही होती। तो दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की जो प्रोडक्ट्स होती है हमारे पास दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास रिएक्शन जिसमें हमने मीथेन की जो है वो इनकम्प्लीट वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो कन्वर्ट हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन ब्लैक के अंदर।
जो कंप्लीट कंबस्शन थी या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी उसकी जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे क्या होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो यहाँ पे जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या कंबस्शन की जो प्रोडक्ट हमारे पास आती हैं वो क्या होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन ब्लैक। सो ये हो गई इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन की जो दूसरी टाइप थी हमारे पास दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। किसी भी मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर जो ऑक्सीडेशन हो रही होती है दैट इज नेम्ड एज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। लोअर अल्केन्स जो होते हैं वो अंडर कैटालिटिक कंडीशंस जो है जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो बहुत यूजफुल प्रोडक्ट वहाँ पे जनरेट कर रहे होते हैं। ये जो रिएक्शन है दैट इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूजफुल प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। वो कैसे बनती हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसी इसकी जो सिग्निफिकेंस है इसी वजह से ये इंडस्ट्री में भी उतना ही पॉपुलर है। सो अब देखते हैं कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती कैसे। ये है हमारे पास इस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का पहला स्टेप। इसमें क्या है ये है हमारे पास मीथेन। जब वो ऑक्सीडाइज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट एट 400 डिग्री सेल्सियस एंड 200 atm प्रेशर। जब इसके पास इस कंडीशन में वो ऑक्सीडाइज होगी तो ऑक्सीडाइज होने के बाद वो प्रोडक्ट क्या देगी हमें मेथनॉल। यूजुअली जो है कंबस्टन या ऑक्सीडेशन के तौर पे जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन कैटालिटिक इस कंडीशंस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ रही है मेथनॉल, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे। नेक्स्ट जब ये मेथनॉल फिर से ऑक्सीडाइज होगा उसी कंडीशंस के अंदर तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड के अंदर और ये फॉर्मल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड के अंदर। और फिर ये फॉर्मिक एसिड जो है ये जब उसी कंडीशंस के अंदर दोबारा से ऑक्सीडाइज होगा तब जाके जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहाँ पे जनरेट होगा। तो अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करते थे फ्लेम की प्रेजेंस में तो यहाँ से जो है वो डायरेक्ट ये वाली प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आ जाती थी। तो ये जो इतनी सारी यूजफुल प्रोडक्ट यहाँ पे बनी है ये हमें हासिल नहीं होती थी। तो अगर हम इस कंडीशंस के तौर पे इन कंडीशंस को लेके चलेंगे तो हमें बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे जनरेट हो जाती है हमारे पास। और जिस प्रोडक्ट को हमने वहाँ से हासिल करना होता है उसको हम वहाँ से एलिमिनेट करते जाते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो फर्दर आगे मूव नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमें मेथनॉल चाहिए तो अगर हम मेथनॉल को वहाँ से रिमूव करते जाएंगे तो वो रिएक्शन यही रिएक्शन जो है वो बार बार होता जाएगा, ये अगले रिएक्शन वहाँ पे नहीं होंगे। तो इस तरह से इस कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सो ये हो गई ऑक्सीडेशन की बात। नेक्स्ट अब बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन क्या है एडिशन ऑफ NO2 मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रो ग्रुप जो है उसकी एडिशन जो है उसको नाम देते हैं नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन क्या है इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर कोई एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम जो है वो किसी एक मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। किस तरह से फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक रिएक्शन। ये इस रिएक्शन में क्या है कि ये है मीथेन। मीथेन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वहाँ पे क्या हमारे पास बनता है नाइट्रो मीथेन प्लस वाटर। सो अब हुआ क्या है सब्स्टिट्यूशन कैसे हुई है मीथेन का जो एक हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया है अमाइन नाइट्रो ग्रुप के साथ। तो जब यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एक जो है वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा तो इट इज़ नेम्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें क्या है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस होता है नाइट्रो ग्रुप के साथ और अल्कीन्स जो है अल्केन्स जो है वो ये रिएक्शन देते हैं एट ड्रास्टिक कंडीशन। बहुत ज़्यादा वायलेंट कंडीशन जो है वो हमें वहाँ पर चाहिए होती है 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही चाहिए इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। लेकिन सो जो प्रोडक्ट बनती हैं इसकी जैसा कि नाइट्रो अल्केन्स हैं जैसे नाइट्रोमीथेन हो गया नाइट्रोइथेन नाइट्रोप्रोपेन। सो ये जो प्रोडक्ट हैं दैट आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस। उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है
क्यों? क्योंकि ये एज अ फ्यूल भी यूज़ हो सकती हैं, सॉल्वेंट भी यूज़ हो सकती हैं और ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर भी ये इस्तेमाल होती हैं। तो अब बात करते हैं लास्ट रिएक्शन की, दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स। एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल किस तरह से एल्केन्स के अंदर होता है? जब एल्केन रिएक्ट करता है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो और एट हाई टेम्परेचर, तो वो सक्सेसिव रिप्लेसमेंट में जो है वो हैलोजन एटम्स ऐड होते जाते हैं और हाइड्रोजन एटम जो है वहां से रिप्लेस होते जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज नेम्ड एज हैलोजिनेशन। जो हैलोजिनेशन की एक्सटेंट है, हद है कि कहाँ पे जाकर ये खत्म होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज। अगर हैलोजन की अमाउंट ज़्यादा यूज हुई है तो वो फर्दर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता ही जाता है। जो रिएक्शन है फ्लोरीन के साथ अल्केन्स का, दैट इज हाईली वायलेंट। सो ये मतलब रिएक्शन इतना यूजफुल नहीं होता। और आयोडीन के साथ जो है वो आयोडीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देती, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ वेरी स्लो। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हैलोजेंस का, हैलोजेंस में मतलब कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? ग्रुप 7A के। ग्रुप 7A में कौन से कंपाउंड होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो मॉडरेट स्पीड के ऊपर रिएक्ट करते हैं, और आयोडीन जो है दैट रिएक्ट्स इन अ वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन पे वो रिएक्ट करता है। दैट्स वाई फ्लोरीन और आयोडीन का जो रिएक्शन है वो ज़्यादा डिस्कस नहीं होता। यूजली क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही डिस्कस होती है। सो अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप पे मुश्तमिल होता है। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, दूसरा प्रोपोगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन का जो स्टेप है उसमें क्या है कि क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो रेडिकल के अंदर कन्वर्ट होता है, क्लोराइड रेडिकल के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं इनिशिएशन का। नेक्स्ट प्रोसेस आता है प्रोपोगेशन का। प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो मीथेन है, मीथेन जब क्लोराइड रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोराइड रेडिकल जो है वो वहाँ से कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, और जो मीथेन था उसको कन्वर्ट कर देता है मिथाइल रेडिकल के अंदर। सो ये जो मिथाइल रेडिकल है ये फर्दर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को जो है वो ब्रेकअप करता है। ब्रेकअप करने के बाद खुद कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल क्लोराइड के अंदर और उसको कन्वर्ट कर देता है मिथाइल क्लोराइड रेडिकल के अंदर। तो जो क्लोराइड रेडिकल वहाँ पे बना है, क्लोरीन का रेडिकल बना है, ये फिर से ये सारा प्रोसेस यहाँ पे दोबारा करेगा और इस तरह से ये प्रोसेस जो है सेकेंड स्टेप जो है ये प्रोपोगेट करता जाएगा। और अगर इस रिएक्शन को टर्मिनेट करना हो तो टर्मिनेट किस तरह से कर सकते हैं? उसमें क्या होता है कि ये मिथाइल रेडिकल अगर इस क्लोराइड रेडिकल के साथ मिल जाएगा तो ये क्लोराइड रेडिकल वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और या कोई भी वहाँ पे एक्चुअल रेडिकल जो है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो रेडिकल जब वहाँ से ख़त्म होगा तब ये रिएक्शन जो है वो सीज ऑफ हो जाएगा। ये जो स्टेप है ये क्या कहलाता है? टर्मिनेशन का। सो ये जो 3 स्टेप हैं इनके ऊपर ही ये रिएक्शन बार बार प्रोसीड करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पे जनरेट करता जाता है। तो अगर ये जो सेकेंड स्टेप है प्रोपोगेशन का ये रिपीट होता जाएगा, टर्मिनेशन वहाँ पे नहीं होगी, तो ये सक्सेसिव एलिमिनेशन होती जाएगी हाइड्रोजन एटम्स की। तो ये वहाँ पे फर्दर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो जनरेट करता जाएगा। वो डिफरेंट प्रोडक्ट कौन कौन सी होती हैं? जैसे मिथाइल क्लोराइड हो गया, डाइक्लोरोमीथेन हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ये डिफरेंट इस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट जो है ये वहाँ पे जनरेट होती जाएंगी। किस तरह से होंगी? ये वही पहला स्टेप है जिसमें मिथाइल रेडिकल जो है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके उसको क्लोराइड रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास क्या बना था? मिथाइल क्लोराइड। सो ये उसको कन्वर्ट कर दिया उसने डाइक्लोरोमीथेन के अंदर, और डाइक्लोरोमीथेन जो है वो फर्दर उसी प्रोसेस के से गुजरने के बाद खुद कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन के अंदर, और ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है ये दोबारा उसी प्रोसेस के अंदर जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर। सो ये जो है ये इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट जो है ये वहाँ पे जनरेट करता जाएगा बाय रिपीटेशन ऑफ सेकेंड स्टेप। यानी प्रोपोगेशन की अगर रिपीटेशन होती जाएगी तो ये डिफरेंट इस तरह की प्रोडक्ट वहाँ पे जनरेट होती जाएंगी। सो यहाँ तक थे हमारे रिएक्शंस। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ अल्केन्स की। तो अल्केन्स के जो यूजेस हैं हमने उसको मीथेन के यहाँ पे यूजेस के तौर पे स्टडी करेंगे। तो मीथेन जो है इज़ यूज एज अ फ्यूल। मेन जो नेचुरल गैस होती है उसका मेन कंपोनेंट यूजुअली मीथेन गैस ही होती है, तो ये इट इज़ यूज एज अ फ्यूल। और उसके बाद ये डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड हो गया, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल प्रोडक्ट्स हैं जो इससे हम जनरेट कर सकते हैं बाय सक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हाइड्रोजन एटम।
और उसके बाद इसका इंडस्ट्रियल जो है वो भी इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस, जिसमें हम मिथाइल अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड फॉर्मिक एसिड वगैरह वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। और इसके बाद एक इसका यूज़ और है, बाय इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो हम इससे करवा सकते हैं, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ यूज इन पेंट्स, पेंटिंग और इंक्स के अंदर जो है वो, प्रिंटिंग के अंदर जो है वो यूज़ होता है। और इसको हम यूरिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिफरेंट जो है वो रिएक्शन स्टडी किए हैं अल्केन्स के, उसके यूजेस को स्टडी किया है, और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स की जो है वो डिस्कस की है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, लेस रिएक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं, और कौन कौन से रिएक्शन वो दे सकते हैं, किस तरह से वो यूजेस हैं उनके। ये सारी चीज़ें जो है ये इस वीडियो के अंदर यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं। सो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन along with the bell icon so that you can receive the notification of my new videos regularly.